Hello students, how are you? I am Sujan Bharadwaj, TGT Science at Halwasya Vidya Vihar Bhiwani. I am again with you with the same chapter, acids, bases and salts. But as always we do, we are with a new topic. Today's topic is bases and their properties. As you see, the name of the lesson is acids, bases and salts. That means the chapter should be clearly divided into three sections. In first section, we have studied about the acids and their properties. However, before that, acid और base दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस केमिकल को हम यूज करते हैं, इंडिकेटर्स. एक पूरी वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की है, बट इससे पहले वाले में मैं आपसे एसिड्स के बारे में बात कर चुका हूं. सो टुडे आई एम टेकिंग अबाउट बेस. लेट अस हैव ए स्मॉल कंपैरिजन. अब देखिए, एसिड के बारे में आप बच्चों ने पढ़ा है, विच आर सोर इन टेस्ट, विच टर्न ब्लू लिटमस रेड, विच हैव H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस. क्या उसी पैटर्न पर हम बेस को समझ लें एक बार? दैट विल बी इजियर. तो समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग विद द डेफिनेशन. किसकी डेफिनेशन लेंगे बेटा? हम बेस की डेफिनेशन ले रहे हैं. तो बेस को हम कैसे समझे कॉमन सेंस में? सच सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस या दोज केमिकल्स विच आर बीटर इन टेस्ट. टेस्ट वाइज क्या हो जाएगा? बीटर इन टेस्ट. जो टेस्ट में कड़वे होते हैं. एसिड के बारे में हमने कहा था सोर इन टेस्ट. तो जब टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, टेस्ट में यहां प्रॉपर्टीज में भी लेने वाला हूं, तो बात आ गई है टेस्ट मतलब बीटर. बेस में एक चीज और अलग से होती है. अगर बेस को आप अपने हाथ में लेते हैं और थोड़ा सा अपने फिंगर्स के बीच में रखें और ट्राई टू फील देम, तो जैसे साबुन होते हैं ना, साबुन, सोप आप सभी समझते हैं. सोप अपने हाथों पर अप्लाई करें या सोप इटसेल्फ काफी वेट हो, ट्राई टू होल्ड द सोप इन योर हैंड, ट्राई टू ग्रैब इट. आप देखेंगे हाथ से फिसल जाती है. ऐसी चीजों को स्लिपरी बोलते हैं. बेस के अंदर भी क्वालिटी होती है, यानी बेस आर जस्ट लाइक सोप्स, मींस सोपी टू टच, मतलब वो चिकने होते हैं. ठीक है, स्लिपरी होते हैं. इसलिए हम यहां कह सकते हैं सोपी टू टच, कि अगर आप उनको टच करेंगे तो वो साबुन की तरह फिसलने वाले होते हैं. ये बात एसिड से अलग करते हैं इसे पूरी तरह. एसिड में ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा. बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच. अब तीसरी चीज हमारे पास आएगी लिटमस के हिसाब से. एसिड के केस में आप बच्चों को बताया था, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेस की नेचर एसिड से अपोजिट होती है. इसका मतलब ये क्या करेंगे? दे विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. बेटा, लिटमस के लिए भी ऐसा ही रहेगा. और अगर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर मिले कभी भी, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी बेस क्या करेंगे? ब्लू कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान करते हैं. एक और पैरामीटर भी आएगा आगे, पीएच के बारे में मैं बता भी चुका हूं किसी वीडियो में पहले. पीएच मोर देन 7 होती है उनकी. तो तीन चीजें होंगी: बीटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, रेड लिटमस will be turned into blue one. And last but not the least, again the same word, Arrhenius. थ्योरी. ये एक ऐसी थ्योरी है जो इन सब चीजों को हटा करके नए कंसेप्ट पर काम करती है. याद करिए, एसिड में हमने इस तरह लिखा था HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4. ये बेटा सभी एसिड थे. अर्हेनियस थ्योरी ये बताती है कि जो भी एसिड होगा उसको वाटर में डालते ही, मतलब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते ही, इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आयन. ये सिंगल देगा, ये 2 आयन देगा, ये 1 देगा, ये 3 देगा. वो उसकी अपनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पर डिपेंड करता है. बट पॉजिटिव आयन बनाएंगे एसिड. बेस क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे नेगेटिव, और वो भी कैसा? OH नेगेटिव. H नेगेटिव नहीं, OH नेगेटिव. तो राइट करते हैं जरा, NaOH.
CaOH होल ट्वाइस। बेटा ये 2 इसकी वैलेंसी की वजह से, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, NH4OH। अब ये जितनी भी लिस्ट हमारे पास बनी है, इस लिस्ट में सभी के पास कॉमन चीज क्या है? OH। So such chemical which can release OH negative ion in their aqueous solution, they are called base। पूरी रामायण किसके बारे में चल रही है? बेस के बारे में चल रही है। I think now definition is clear. Such chemical substance which are bitter in taste, which are soapy to touch, which turn red litmus into blue, and according to Arrhenius theory, which have the ability to release OH negative ions in their aqueous solutions, they are called base। This is a list of example of the bases। ये सभी के सभी जो मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, ये बेस की लिस्ट है। ठीक है, तो बेस इसका मतलब ये हुआ कि क्या सभी लैब में ही होते हैं? क्या सभी ये हमारे पास केमिकल की फॉर्म में है? नहीं। There are certain things which are natural but they also contain base। उनके अंदर भी होते हैं। आप बच्चों को याद होना चाहिए, एक वीडियो में हमने करेला वर्ड यूज किया था। करेला, वो जो करेला होता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बीटर, बीटर गॉड। ठीक है, बीटर गॉड करेला। और एक उसी से मिलता जुलता और वर्ड है, गॉड से मिलता जुलता, दैट इज बॉटल गॉड। बेटा ये करेला होता है और ये घिया होता है। घिया को लौकी भी बोलते हैं, सब्जी बनाई जाती है। आप बच्चों ने शायद कभी सुना होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का जब जिक्र आता है तो इस बीटर गॉड के बारे में काफी बातें की जाती हैं। घिया का जूस पीना चाहिए, घिया का जूस पीना चाहिए, बार बार। रामदेव जी का नाम सुना होगा आपने, वो कई बार इसके बारे में काफी बातें करते हैं। ठीक है, मैं उस टॉपिक पर जा नहीं रहा हूं, लेकिन इस चीज का ध्यान करें कि हमारे पास जो बोटल गार्ड है, शायद बोतल की तरह लंबी सी होती है इसलिए इसको घिया को बोटल गार्ड कहने लगे, या जो करेला होता है, दे आर हाईली बेसिक इन नेचर। शुगर पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है इनके जूस को, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब ये सभी के सभी दे कंटेन नेचुरल बेस। जो हमारी NaOH वगैरह की लिस्ट थी वो सभी आर्टिफिशियल केमिकल थे, ये नेचुरल सब्सटेंस वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर बेस रहता है। मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में हनी बी का जिक्र किया था और ये कहा था हनी बी कभी कभी आपको टेस्ट कर लेते हैं, तो एक छोटा सा स्टिंग आप में छोड़ती है और आप काफी देर तक उसे खुजलाते रहते हैं, उछलते रहते हैं। अब हनी बी का ही एक तरह से आंटी कह सकते हैं, कभी आपने सुना हो, या अंकल कह सकते हैं, ततैया सुना है? इंग्लिश में बोलते हैं वेस्प, WASP, वेस्प। और जब अंकल जी काटते हैं तो फिर हनी बी से काफी ज्यादा देर तक आप उछलते हैं। तो जब कभी भी आपको वेस्प स्टिंग करता है, काटता है, तो वेस्प आपकी बॉडी में बहुत तेज बेस रिलीज करता है। समझ में आई बात? इसलिए वेस्प अगर आपको काट ले बाई चांस, तो आप अपनी बॉडी पर एसिडिक मटेरियल अप्लाई करें वहां, और हनी भी काट ले तो बेसिक मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। एट द एंड ऑफ वीडियो में दोबारा रिवाइज करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे, डेफिनेशन के बाद आता है प्रॉपर्टीज। अब देखो, प्रॉपर्टीज में टेस्ट की बात तो पहले ही होगी, आपको बता बीटर इन टेस्ट। एक्शन टुवर्ड्स लिटमस ये भी बता दिया कि जो हमारे पास रेड लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ब्लू में। अब रहेगी बात फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन याद करिए, जब इंडिकेटर का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो आप बच्चों को ये बताया गया था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के इंडिकेटर होते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर बताए थे मैंने, कुछ सिंथेटिक बताए थे, कुछ ऑल्फैक्टरी बताए थे, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बताया था। तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, उसमें दो वर्ड मैंने आपको दो तरह के केमिकल का जिक्र किया था। वन वाज मिथाइल ऑरेंज, सेकंड वाज फिनोफ्थलीन। ध्यान करिए, स्पेलिंग लंबी है।
ठीक है, PHENOL PHTHALEIN, थोड़ी सी लंबी है ना, तो इसे प्लीज ध्यान से करें। अब अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है एंड इफ दिस टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग सम बेस, अगर इसमें थोड़ा सा बेस आपने ऑलरेडी लिया हुआ है और आप फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप ऊपर से आप इसमें डालते हैं, तो जैसे फिनोफ्थलीन की ड्रॉप इसके कांटेक्ट में आएंगी, इमीडिएटली फिनोफ्थलीन जो ओरिजिनली कलरलेस है, फिनोफ्थलीन विल कन्वर्ट इनटू पिंक कलर। तो फिनोफ्थलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस के साथ आकर के पिंक में। तो बेस टर्न फिनोफ्थलीन इनटू पिंक। तो ये बेस की एक और प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है ना बात? ये सिंपल सी है। एसिड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल बेस के केस में होता है, इसलिए फिनोफ्थलीन से आप एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो टेस्ट ट्यूब में अगर आपके एक एसिड है एक बेस है, नहीं समझ में आ रहा तो दोनों में 2-2 ड्रॉप डालिए, तो जिसमें पिंक कलर आ जाएगा इसका मतलब उसमें बेस है। क्लियर है बात? ये चलिए, तो ये भी हमारे पास हो गया एक्शन टुवर्ड्स फिनोफ्थलीन। फिर बात आती है नेचर की। अब बेटा जब हम नेचर वर्ड ले रहे हैं तो नेचर का मतलब स्वभाव कि कैसा नेचर है इनका। आप याद करो, मैंने एसिड के बारे में जब टॉपिक करवाया तो, क्योंकि जस्ट प्रीवियस वीडियो ही है, आपको याद होना चाहिए, वहां पर एसिड अटैक का जिक्र आया था। एसिड अटैक में क्या बताया था आपको कि एसिड अगर आपके लिविंग टिश्यूज पर, स्किन लिविंग टिश्यू है, प्लांट लीव्स है लिविंग टिश्यू है, एनिमल बॉडी है लिविंग टिश्यू है, जैसे फॉल करते हैं, फॉल करते उसमें से वाटर को खींचना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स दे क्रिएट ए वेरी वेरी बर्निंग सेंसेशन, जलाते हैं हमारी स्किन को जबरदस्त। छपाक मूवी का जिक्र किया था ना मैंने, आप देखिए उस मूवी को, आपको पता लगेगा कि जिन बच्चियों के साथ इस तरह की ज्यादती होती है उनको कितनी ज्यादा कष्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि आप लोगों की सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़े। हम मजाक नहीं उड़ाएं हर किसी का। जो इस तरह के कल्प्रिट होते हैं, बेचारे शिकार हो जाते हैं जो बच्चियां, उनके साथ हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। एनीवे, तो ये चीज ध्यान करेंगे। तो हम बात करेंगे एसिड की, तो एसिड की नेचर जैसे जलाने वाली है, यहां पर एसिड और बेस लगभग एक जैसे है। ठीक है, एसिड भी कोरोसिव है एंड बेस आर आल्सो कोरोसिव। कोरोसिव इन नेचर। कैसे समझ में आएगी बात की? एक बेस होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मार्केट से आप लेकर के आएंगे तो छोटी छोटी ऐसी गोल टैबलेट्स ही मिलेंगी, जैसे बटन होता है ना इस तरह की, दे आर कॉल्ड पैलेट्स। एक पैलेट को टीचर आपके हाथ में देते हैं, आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1 मिनट में आप खोलेंगे एंड यू फील अरे जल गया, मींस देयर इज ए बर्निंग सेंसेशन। अगर इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी टेस्ट ट्यूब में आपके पास, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने के बाद उतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि उसमें पानी ज्यादा आ जाता है, पानी तो हमें नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड और स्किन पर फॉल करता है तो इट विल अगेन ट्राई टू बर्न योर स्किन। इट मींस द नेचर ऑफ द बेस, क्योंकि NaOH क्या है? बेस है। तो बेस की नेचर कैसी बेटा? कोरोसिव है, जलाने वाली है। तो यहां एसिड और बेस लगभग एक कैटेगरी में है। हालांकि एसिड बेस से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं, बेस उतने खतरनाक नहीं होते। ठीक है, ध्यान करिए इस चीज का। नेक्स्ट हमने लेना है दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? बेस की बात कर रहे हैं कि अगर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करें तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हो सकता है? स्टूडेंट, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 2.4 ये पढ़ेंगे। ये एसिड की प्रॉपर्टी के बीच में दे रखी है, बेस की प्रॉपर्टीज में नहीं है। वहां पर यह बताया गया है कि अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज करिए दिस इज द टेस्ट ट्यूब एंड इफ दिस टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, AQ लिखना बेटा, AQ का मतलब एक्वेस, यानी पानी में डिजोल्व कर रखा है सॉल्यूशन। अब इसके अंदर अगर आप फिर से जिंक मेटल डाल देते हैं, जिंक का एक पीस डाल दिया हमने, जिंक ग्रेन्यूल बोलता हूं मैं बार बार, आप याद रखिए इस टर्म को, जिंक ग्रेन्यूल। किस में डाला हमने? NaOH में।
आपने डाल दिया, आप देखते रहे टेस्ट ट्यूब को हिला हिला करके, अरे कुछ हो ही नहीं रहा। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस एक्शन और दिस रिएक्शन इज क्वाइट स्लो। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस केस में रिएक्शन जब नहीं चले ना तो कई बार उसे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। देखा कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो तो धक्का मारते हैं। अब धक्का मारने से क्या होता है, बाहर से एनर्जी दे दी। पहले एनर्जी कहां से मिल रही थी, बैटरी से। तो यहां पर केमिकल के अंदर बैटरी जैसे डाउन हो गई तो उस तरह से है, तो बाहर से एनर्जी देंगे। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब को धक्का मारेंगे। क्या करेंगे आप लोग, अब की बार हम हीट देंगे। याद करिए ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, वहां पर भी हम ऐसा ही काम करते हैं। अब की बार हीट देंगे। हीट देने के लिए क्या करिए आप, यू कैन टेक ए सेपरेट लैंप और ए बर्नर, कोई भी एक ऐसा डिवाइस लीजिए। टेस्ट ट्यूब को बेटा होल्ड करना हमने अपने हाथ में। एक इस तरह का डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब होल्डर। यहां से इसे होल्ड करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब के साथ हमने टाई कर दिया है इसको चारों तरफ से, ताकि टेस्ट ट्यूब गिरे नहीं, अदरवाइज टेस्ट ट्यूब जब हीट होगी तो आपको जला सकती है। दैट इज व्हाई टेस्ट ट्यूब होल्डर शुड बी यूज्ड। एंड टेक केयर स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब ऐसे सीधी रखने के बजाय थोड़ी सी अगर टिल्ट कर लें, बाई चांस कोई चीज बाहर निकल रही हो तो दूसरी साइड गिरेगी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां आप सीधी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें गैस निकलेगी, इस बात का हमें पता है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहां से एक छोटी सी ट्यूब हम इसमें पास कर देंगे और इसको क्लोज कर दिया, साइडों से क्लोज कर दिया। क्लोज करते क्या कर दिया आपने इसे, एयर टाइट। अब आप देखेंगे जैसे ये गर्म होता है तो इसमें छोटे छोटे बबल निकलना शुरू होते हैं। दैट मीन्स रिएक्शन हैज स्टार्टेड। और इस रिएक्शन के अंदर जो मटेरियल बनेगा हमारे पास, अब देखो किस किस के बीच में रिएक्शन है, Zn प्लस कौन है, NaOH, एरोमार्क। अब Zn जिंक, जिंक को तो जैसे हाइड्रोजन दिखेगा ना तो समझो से दुश्मनी है इसे, तो जिंक जाएगा और हाइड्रोजन को वहां से पुश करेगा। हाइड्रोजन बेचारा बाहर, अब बाहर हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में चला जाएगा, H2 यानी गैस की फॉर्म में। इसका मीनिंग ये निकला बेटा कि यहां से गैस के बबल निकलेंगे और वो बबल जैसे थोड़ा सा बाहर आएंगे, और अगर आप यहां पर एक बर्निंग मैस्टिक लेकर के आप आते हैं, मान लीजिए बर्निंग मैस्टिक है आपकी, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स बर्निंग, हाइड्रोजन गैस बर्न करना शुरू करेगी। ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर निकलती रहती है तो बर्न करती रहेगी। अगर वो बबल्स की फॉर्म में हो, जैसे कल सोप बबल की बात आई थी, तो वहां पर पटाखे बजने की बात होती है। ठीक है, सो इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, जिंक इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास, NaO, यानी एक तरह का एक कंपाउंड और बच गया है। उस कंपाउंड के साथ जिंक कंबाइन हो जाएगा, वैकेंसी फ्री हो गई ना, सीट खाली हो गई, तो इसके साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएगा ये, इसके साथ जैसे ये कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज Na2ZnO2, Na2ZnO2, it is called sodium zincate। क्या बोलेंगे बेटा इसे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2 अप्लाई कर देंगे। जैसे बच्चे आप यहां 2 अप्लाई करेंगे, 2 सोडियम एटम हो गए, ये रहे 2 हमारे पास। ऑक्सीजन एटम यहां पर 2 है, ये ऑक्सीजन एटम 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 1 जार 2, ये हाइड्रोजन 2 रहे, और जिंक अकेला है तो बीच में Zn अकेला है। तो ध्यान करिए, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। क्या क्लियर हुई इक्वेशन, ध्यान करो। दीज आर द रिएक्टेंट्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं। एक्टिविटी 2.4 एनसीईआरटी, आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन। यहां पर आपके लिए एक बार फ्रेश इक्वेशन लिख देता हूं। जिंक जो सॉलिड है प्लस NaOH जो एक्वस फॉर्म में है, एरोमार्क Na2ZnO2 प्लस H2, ये गैस है, ये आपका साल्ट की तरह से रहेगा, और यहां पर बैलेंस करने के लिए आप 2 अप्लाई करेंगे। क्लियर हुई बात। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेस। बेस का रिएक्शन है ये, किसके साथ है, मेटल के साथ। सोडियम इज ए मेटल, सो बेस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड आउट। ऐसा एसिड में भी तो किया था, याद करो। एसिड में भी ध्यान करो, इसी जिंक के साथ अगर मैं यहां लिख दूं HCl, ZnCl2 प्लस H2,
नहीं लगता कि सिमिलर रिएक्शन हो गया, इसलिए रटना नहीं है, याद करो। मेटल प्लस एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस बेस साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन बेटा एसिड के रिएक्शन है ना ज्यादा फास्ट होते हैं, ज्यादा क्विक होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं। बेस के रिएक्शन कॉमन नहीं होते, क्योंकि सभी मेटल इस तरह से, जैसे जिंक ने रिएक्शन किया, इन द सेम वे ऑल मेटल्स आर नॉट कैपेबल। जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, इस तरह के कुछ मेटल हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिए फिर से कि मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन इज गिवन आउट। माय पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज द रिएक्शन विद एसिड्स। अब देखो एसिड और बेस का रिएक्शन बताना तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा मजेदार नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने कितनी बार पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन लोअर क्लास में भी आप बच्चों ने पढ़ा है। तो अगर मैं यहां दोबारा लिखूं बेस प्लस एसिड, तो सिंपल बेटा साल्ट प्लस वाटर। लेकिन एक नई चीज क्लियर कर देता हूं आपको, अगर बेस का एग्जांपल मैं NaOH लेता हूं और एसिड का एग्जांपल मैं HCl लेता हूं, दोनों एक्वस फॉर्म में है, एक लिख नहीं रहा बार बार, प्लीज समझिए इसे। और यहां साल्ट बनता है NaCl प्लस वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में। दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स, राइट। अब देखो ये NaOH जब एक्वस फॉर्म में है, इसकी डेफिनेशन में हमने आज पढ़ा है कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब NaOH क्या देगा आपको, NaOH आपको देगा, Na तो देगा पॉजिटिव बेटा, और OH क्या दे देगा, नेगेटिव। ऐसे HCl हमारा क्या कर रहा था, AQ लिखना है सभी के साथ स्टूडेंट, बार बार ध्यान करेंगे। इट इज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी AQ एक्वस फॉर्म में है। अब यहां से Na और Cl दे विल कंबाइन, और ये बचा हुआ H पॉजिटिव आयन और ये बचा हुआ OH नेगेटिव आयन, ये दोनों एक पार्टी फिर बना लेंगे। उन दोनों ने अपनी पार्टी बना ली, ये दोनों अपनी पार्टी बना लेंगे। इसका मीनिंग ये नहीं निकला क्या कि हमारे पास बेस और एसिड के रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, यहां का OH नेगेटिव और यहां का H पॉजिटिव दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, H2O। ठीक है, तो यहां का बेस का नेगेटिव, एसिड का पॉजिटिव, आयंस दोनों, ये OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, दे फॉर्म वाटर। और जब इसके दूसरे आयन की बात करते हैं तो इसका बेस आयन और इसका हमारे पास नेगेटिव आयन, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, साल्ट। तो प्लीज डोंट क्रैम, बस सिंपल समझिए बेटा कि बेस का OH नेगेटिव आयन एसिड के H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करेगा, वाटर बनाएगा। वाटर भी न्यूट्रल, साल्ट भी न्यूट्रल, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, यानी जिसमें चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है, दैट्स ऑल। एंड लास्ट वन इज रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड, अब देखो ऑक्साइड वर्ड समझते ही कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं ऐसे लिखूं Na2O, ये बेटा मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये मेटल का ऑक्साइड हो गया। अगर मैं CaO लिखता हूं तो फिर मेटल और ऑक्सीजन, ये मेटल का ऑक्साइड हो गया। लेकिन यहां जब हम जिक्र करेंगे तो इसका मतलब ऑक्साइड हमारे पास मेटल के भी हो सकते हैं। और अगर मैं यहां CO2 लिख दूं, SO2 लिख दूं, SO3 लिख दूं, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड किसके हैं, नॉन मेटल के, क्योंकि कार्बन भी सल्फर भी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन के भी लिख सकते हैं आप, NO, NO2, N2O, बहुत सारे बनते हैं। सल्फर का हमने ऑलरेडी लिख दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑक्साइड्स मेटल के भी बनते हैं और नॉन मेटल के भी, क्योंकि ऑक्सीजन सभी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बट हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। किसका रिएक्शन, बेस का, लिखो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल लिख ले, अब बेस की जगह में एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, मान लीजिए CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, याद आया। और इसको एक और नाम दे देते हैं स्लैग्ड लाइम, चूने का पानी, बहुत सारे नाम है। नॉन मेटल का ऑक्साइड हम यहां से CO2 को पिक कर लेते हैं, CO2।
अब ये एक्टिविटी फिर से रिपीटेड एक्टिविटी है। इफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, याद करो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। अगर बेटा अपने पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर हमने लाइम वाटर ले रखा है, मान लीजिए CaOH होल ट्वाइस आपने लिया हुआ है, और ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब से आप CO2 इसमें पास करते हैं। कौन सी गैस पास करते हैं? CO2। क्या आपको याद है? CO2 लाइम वाटर को टर्न्स मिल्क की दूधिया बना देते हैं। वो दूध कुछ नहीं है, कभी सो से मिल्क बन गया, चलो जी बाल्टी भर लेंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली होता क्या है कि दिस CO2 कंबाइंस विद इट, ये इसके साथ कंबाइन करती है, और कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा? CaCO3 विच इज अगेन साल्ट। ये भी एक तरह का साल्ट है। साल्ट क्यों है? क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव आयन वाला है, CO3 नेगेटिव आयन वाला है, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से बनते हैं उन चीजों को साल्ट बोलते हैं। और साथ में इस केस में क्या बनेगा बेटा? वाटर। ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। इसका मीनिंग ये निकला कि व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या ये ऊपर वाले जैसा नहीं होगा जहां पर हमने कहा था एसिड एंड बेस रिएक्ट विद टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर? ये पहले वाले से मिलता है। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहां पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, एंड दे आर फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इट इज सिमिलर रिएक्शन। अगेन नो नीड ऑफ क्रैमिंग, सिंपली टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही है? अब अगर बैलेंसिंग चेक करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग चेक कर लो भाई। कैल्शियम एक है सिंगल, कैल्शियम सिंगल है, यहां पर O2 बन जाएगा, यहां और 2O ये है आपके पास, तो ऑक्सीजन हो गए 4, 3 ऑक्सीजन यहां से और एक यहां से, तो ये भी 4 बन जाते हैं। सिंगल कार्बन एंड हाइड्रोजन 2, सो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो बेटा कुल मिलाकर के मैं रिजल्ट एक बार लिख दूं आपके लिए, दोबारा लिख दूं। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। इज दैट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब कुछ ऐसी टर्म ले रहा हूं मैं आपके लिए जो टर्म चैप्टर में कहीं कहीं स्कैटर्ड है, एग्जैक्टली टॉपिक नहीं है। एक टर्म है एल्कली। बेस का जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एल्कली जरूर पढ़ा जाता है। एल्कली, एल्कलाइन नेचर, ये वर्ड बार बार आते हैं। एल्कली का मतलब क्या है? जब भी मैं एल्कली समझाता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे मैथ्स की एक सीक्वेंस ज्यादा अच्छी लगती है समझाने में। अब इफ आई राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अगर मैंने ये 10 नंबर लिख दिए और इनमें से पिक करके मैं अगली चीज बना देता हूं 2 4 6 8 10, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये सभी के सभी क्या है? नेचुरल नंबर। और ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स, डिविजिबल बाय 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सेट्स पढ़े होंगे शायद आप लोगों ने। अब देखो बेटा, इवन नंबर नेचुरल में प्रेजेंट है। किसी भी इवन नंबर को पिक करिए, चाहे फर्स्ट को, सेकंड को, लास्ट को, किसी को भी। एवरी इवन नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी इवन नंबर इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन क्या नेचुरल के लिए कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल इज इवन? 1 है, 1 यहां नहीं है, 3 नहीं है। सेम थिंग हमारे पास एल्कली और बेस के लिए भी होती है। अगर मैं यहां पर बेस लिख दूं तो बेस हमने आज डेफिनेशन पढ़ी है, जो बिटर इन टेस्ट है, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, दे आर बेस। लेकिन बेटा उन बेस में से एक छोटा सा ग्रुप बनता है, सच बेसिस विच आर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल bases are called alkalis। क्या डेफिनेशन लिखी बच्चे मैंने? वाटर सोल्यूबल बेस, यानी वो बेस तो वो पहले से है, लेकिन अगर उस बेस में पानी में डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी भी है तो ऐसे बेस के लिए नया वर्ड बन जाएगा एल्कली। एक से ज्यादा हो तो एल्कलीज। सबसे कॉमन एग्जांपल फिर से NaOH। थोड़ी देर पहले मैं इसे बेस कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन है। अब मैं इसे बेस कहने के बजाय क्या बोल देता हूं? एल्कली। क्योंकि इसकी अगर कुछ पेटल्स लेकर के आप पानी में डालेंगे, इमीडिएटली इट विल डिसॉल्व।
लेकिन एक चीज ध्यान करेंगे, जब भी इस बेस को आप वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे, इट विल डिसोल्व इनटू दैट टू फॉर्म द एक्वस सॉल्यूशन। बट आप कंटेनर को जब टच करके देखेंगे तो यू विल फील द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, टेस्ट ट्यूब, बीकर, जिसमें भी डिसोल्व कर रहे हैं आप, द टेम्परेचर हैज गॉन हाई, टेम्परेचर बढ़ गया है। इसका मतलब आपकी बार हीट क्या हुई, रिलीज्ड आउट, गिवन आउट, इवोल्व आउट। सो दिस डिसोल्यूशन ऑफ बेस, ये बेस है, बेस को अगर आप वाटर में डिसोल्व करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द बेस इज एक्सोथर्मिक चेंज। ठीक है, यानी इसमें हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो दो टर्म मैंने आपके लिए नई दे दी है, एक टर्म ली मैंने एल्कली, दूसरा आपको बताया एल्कलीज का वाटर में डिसोल्व करने का जो फिनोमिना है, वो फिनोमिना क्या है, एक्सोथर्मिक। एक और टर्म इस चैप्टर में जो आती है हमारे पास, वो नेचर से ही रिलेटेड है, और वो टर्म है डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट का मतलब नई टर्म है आप सभी के लिए। एक डेलिक्विसेंट होती है, एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी होती है। तो इन दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूं आपको, क्या मतलब होता है, डेलिक्विसेंट का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर एनिमल्स का आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो छोटे छोटे बटन से मिलेंगे, इस तरह के पीसेस होते हैं। आपने एक पैकेट खोला, बाहर ओपन एयर में रख दिया, और मान लो एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा है, बारिश का सीजन है, इस तरह के दिन है। आप देखेंगे कुछ घंटों बाद वो जो पेटल्स थे, एक प्लेट में रखा था, प्लास्टिक में रखना चाहिए, मेटल में नहीं रखना चाहिए, कोरोजिव नेचर है, मेटल से रिएक्शन करता है। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पेटल्स बहुत छोटे रह गए हैं एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर इज देयर। और अगर आप उसे ओवरनाइट रख दें तो शायद सुबह तक आपको पेटल मिलेंगे ही नहीं, आपको दिखाई देगा वहां एक लिक्विड। इट मीन्स बेटा टाइम फिक्स नहीं है, टाइम इस बात पर डिपेंड करेगा आपके एटमॉस्फेयर में वाटर कितना है। इट मीन्स दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गेन H2O, कहां से, फ्रॉम एयर, एयर में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा खुद, आपने नहीं देना कुछ भी, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड डेलिक्विसेंट नेचर। लेकिन अगर उसी के बराबर में मान लीजिए एक दूसरे प्लेट में आपने सोडियम क्लोराइड रखा हो, NaCl, खाने वाला नमक रखा हो, आप देखेंगे ये तो डिसोल्व होकर के लिक्विड बन गया, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है, स्टिकी हो गया है, वेट सा हो गया है। तो इस तरह से जो वेट हो जाता है, हल्का वेट हो जाता है, उस नेचर के लिए हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। वंस अगेन वी हैव स्टडीड, the topic was bases and their properties. First of all, I took the base as a definition, such chemical substance which are bitter in taste, which turn blue litmus red, which has the ability to release OH negative ion in their aqueous solutions according to Arrhenius theory। वो सारे के सारे बेस होते हैं। फिर बेस का मैंने लास्ट टॉपिक में आते आते दो ग्रुप बना दिए कि ऑल सच सब्सटेंस आर कॉल्ड बेस, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल के लिए कौन सा वर्ड डाला हमने, एल्कलीज। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो एक होगा तो एल्कली। फिर आपने बात की थी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टी में टेस्ट आ गया, डेफिनेशन में आ गया, एक्सेंट वाट्स लिटमस रेड, लिटमस ब्लू हो जाएगा। फिर बताया आपको फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन को कैसा बना देते हैं, बेस पिंक बना देते हैं। फिर आपसे नेचर की बात हुई, नेचर मैंने बताया ये भी काटते हैं, काटने वाले नेचर को काटना मतलब स्किन पर गिरे तो इरिटेशन पैदा होती है, जलन पैदा होती है, सच नेचर इज कॉल्ड कोरोसिव नेचर। एंड फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साथ में हीट भी करके दिखाया, और आप बच्चों को बताया हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट बनेगा। फिर हमने बात की रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड और बेस का रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी है, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। एंड लास्ट में बताया आपको रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड खुद एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड और बेस फिर से क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। ठीक है,
फिर हमने लास्ट में आपको डेलिक्यूसेंट के बारे में बताया. डेलिक्यूशन मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर्टिकुलरली to gain water from environment and to convert into the liquid form. But sodium chloride ये salt है, इस तरह के substance wet हो जाते हैं और उस nature के लिए क्या बोला? Hygroscopic. Okay, so that's all for today's topic. I hope it will help you, and help आपको तभी मिलेगी when you will take it seriously. See the video once and again. Try to focus on the concept, and if any doubt is there, you can ask me. Okay. So once again, thank you very much. Stay healthy, stay safe, enjoy the studies. Thanks.